IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार घटाचर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको देखेंगे और भारत में बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन को देखेंगे कि बैंकिंग व्यवस्था से जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो कैसे आए हैं और फिर आगे उसी आधार पर हमें तैयारी अच्छे से करनी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? तो आर्थिक नियोजन जो आपका प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, तो आर्थिक नियोजन जो विषय है ये आपका है समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य सरकार और जो है संघ सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को की गई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है? तो इसका काम है राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना। तो राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? तो ये आपका है किसका? ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो ये राष्ट्रीय योजनाएं शुरू होती हैं, जिस पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो उनका जो है समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। उसी तरह का दूसरा ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है किससे? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। पंचवर्षीय योजनाओं का जो निर्माण होता है पहले योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग करता है। तो नीति आयोग जब पंचवर्षीय योजना बनाता है तो उसका अनुमोदन करने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद का है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री ही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन क्वेश्चन वही है, अलग फॉर्म में मैंने दे दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही अंतिम रूप से क्या करती है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नीति आयोग। तो भारत का नीति आयोग क्या है? एक सलाहकार संस्था है, सलाहकारी संस्था है, ये सलाह देने का काम करती है, इसे हम थिंक टैंक कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसका फुल फॉर्म है हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जबकि हिंदी में से इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो योजना आयोग। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका टी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? याद रखना, नीति आयोग। तो लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? टोटल 17 लक्ष्य हैं और इनको प्राप्त कब तक करना है? तो 2016 से लेकर के और 2030 तक 15 वर्षों में 17 लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है। तो नीति आयोग भारत में इसको देखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंध है? इसमें कौन से ऐसे आयोग या संस्थान या मंत्रालय हैं जिनका संबंध योजनाओं से है? तो पहला है वित्त आयोग। वित्त आयोग का संबंध योजनाओं से बिल्कुल नहीं है। तो 1 नंबर यहाँ भी है, कट गया, 1 नंबर यहाँ भी है और 1 नंबर यहाँ भी है। तो अपने आप आंसर पता चल गया कि इसका आंसर 2 और 5 होगा, अगर हमें मालूम पूरा चीज ना मालूम हो तब भी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद और जो है आपका संसद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद ये दोनों जो है भारत में योजनाओं से इनका संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? तो 1944 में गांधीवादी योजना का जो क्रियान्वयन किया गया था वो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इसको बनाया था।
ग्रामीण विकास करने के लिए, क्योंकि गांधी जी का मूल उद्देश्य था गाँव का विकास करना। तो श्रीमन नारायण ये जो है अग्रवाल जी ये गांधीवादी नेता थे, इन्होंने 1944 में इस योजना को बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। नियोजित विकास का मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महात्मा गांधी इसका विरोधी थे। उन्होंने कहा था ग्रामीण विकास करने के लिए हमें कुटीर और लघु उद्योगों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जबकि जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य था नियोजित विकास करने की, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करने की। तो याद रखना नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था? तो सर्वोदय योजना किसने बनाया था ये भी याद रखना, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण भी गांधीवादी नेता थे और इन्होंने जो है बिहार में जो है बहुत बड़ा क्रांति किया था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो जयप्रकाश नारायण को जो है पहचान जब मिली थी वो भारत छोड़ो आंदोलन मिली थी बिहार में। तो जयप्रकाश नारायण ने ही सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना रोलिंग प्लान हमारे यहाँ भी शुरू किया गया था, तो ये पिछड़े देशों के लिए भी शुरू किया गया था। तो याद रखना जी जो है मेंडल द्वारा इसको किया गया था, यही इसके जो है प्रतिपादक हैं, इन्होंने ही रोलिंग प्लान शुरू किया था। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अनवरत योजना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में अनवरत योजना जो है किस वर्ष में क्रियान्वित की गई थी? ठीक है, तो याद रखना अनवरत योजना को ही रोलिंग प्लान कहते हैं। तो 1978 से लेकर 79, तो याद रखना 2 साल भारत में रोलिंग प्लान चला। क्यों? क्योंकि याद रखना 1978 में जब चुनाव हुआ था तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी और पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया था और जो है रोलिंग प्लान शुरू किया था। तो याद रखना 2 साल ये योजना चली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ लगातार एक के बाद एक चलाई गई हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना, अर्थात आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य रहा है। और हर पंचवर्षीय योजनाओं का अलग अलग उद्देश्य तय करके भारत को जो है क्या करना है? स्वावलंबी बनाना है और आत्मनिर्भर बनाने का ही प्रयास सभी पंचवर्षीय योजनाओं ने मिलकर किया है। नेक्स्ट आपका, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो है रूप से केंद्रित किस पे था? तो भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी, तो उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास करना। तीव्रतर मतलब बहुत तेजी से, धारणीय मतलब सतत रूप से, और समावेशी मतलब समाज के अंतिम वर्ग तक विकास को पहुंचाना था। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो किसी भी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना हमने किस पे जोर दिया था? तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास पर। तो हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना पे सबसे अधिक जोर किस पे दिया गया था? 2007 से लेकर 2012 के बीच में। तो हमने इस पे जोर किस पे दिया? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी समृद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो हर योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य भाव था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, वही चीज यहाँ भी लिखा है, लेकिन थोड़ा शब्दों को कम कर दिया गया है, इसीलिए जो है हमने इसको अलग से दिया है, जिससे आपके क्वेश्चन सही हो जाए और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित किस पे की गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय में सबसे अधिक पैसा किस पे खर्च किया गया था? क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के क्षेत्र पर। हमारे यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमने 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत सारे काम किए थे। तो ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय में सबसे अधिक पैसा दिया गया था। नेक्स्ट आपका, शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु या थीम क्या थी? तो याद रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो शिक्षा के लिए क्या थीम रखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है इसी समय लागू भी की गई थी। ठीक है, सबको शिक्षा देने के लिए प्रावधान भी किया गया था, इसको संविधान में शामिल भी किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास मुख्य रूप से थीम था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य विषय था वो मानव विकास था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और पहली बार भारत में मानव विकास पर बल दिया गया कि मानव भी का विकास करोगे तो मानव एक संसाधन बन जाएगा जो देश के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। नेक्स्ट आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? हर योजनाओं का जो मुख्य नारा होता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य नारा था वो भोजन, काम और उत्पादकता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था? मतलब ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें यह कहा गया था कि हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है और विदेशों से सहायता नहीं लेना है, बिल्कुल उसको शून्य कर देना है? तो ये आपका है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसी में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, जिसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का ज़्यादा बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? अभी मैंने आपको बताया, ये आपके पांचवी जो है पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम किस योजना में अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अपनाया गया था कि अलग अलग क्षेत्रों पर विकास किया जाए, जिससे जो है हर क्षेत्र में जो है उन्नति को किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो हमारे योजनाओं में समाजवादी ढांचे को अपनाने के लिए जो है किस पंचवर्षीय योजना में ये प्लान बनाया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक फोकस किया गया था उद्योगों की स्थापना पर। हमारे देश में बहुत सारे इस्पात उद्योग और अलग अलग उद्योग स्थापित किए गए थे, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? कृषि था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो कृषि और उद्योग दोनों था। लेकिन ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हो गई, क्योंकि चीन और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें जो है ये अपने विकास को नहीं प्राप्त कर सकी। नेक्स्ट आपका, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पीसी महलनोबिस। पीसी महलनोबिस ने जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाया था वही, और इसके मॉडल को भी यही कहा जाता है, पीसी महलनोबिस मॉडल भी कहते हैं। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? क्या रखना, उद्योगों के विकास करना हो और औद्योगिकरण को अपनाना हो, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, अभी मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था। ठीक है, इसी समय बड़े बड़े बांधों का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। बिल्कुल सही है। तो भारी उद्योग किससे कहते हैं? जिससे लोहा इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, इन सबको स्थापित किया गया था, बॉक्साइट उद्योग को। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। ये गलत हो जाएगा। ये व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही अपनाई गई थी, तीसरे में नहीं अपनाई गई थी। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 1 सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अब पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी किसमें? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सबसे अधिक किस पंचवर्षीय योजना में था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और आपको भी मैंने बताया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो मानव विकास था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका,
भारत में किस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही है? मतलब ऐसा कौन सी योजना थी जिनमें भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वृद्धि दर देखी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है आधारभूत जो है चयनित उद्योग होते हैं, जो आधारभूत उद्योग होते हैं उन्हें हम कोर सेक्टर कहते हैं। जैसे आपका रासायनिक उद्योग, जैसे आपका जो है ये क्या कहते हैं बिजली, कोयला, लोहा, ये सब जो उद्योग होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसी को हम कोर उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को उनके कालानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। उनको सही क्रम में सजाना है कि कौन इनमें जितनी भी घटनाएं दी गई हैं कौन सी घटना सबसे पहले हुई है और कौन सी घटना सबसे बाद में हुई है। तो सबसे पहले याद रखना, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था कब? 1945 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है भारतीय मुद्रा का उन्मूलन किया गया था 1949 में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को जो मंजूरी दी गई थी वो 1951 में दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा और फिर अंत में 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्रम पे हमें सजाने के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो एटीएम, जितने भी भारत में एटीएम चलते हैं उन सारे एटीएम को जोड़ने का काम किसका है? ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ही जो है जितने भी एटीएम है सबको जोड़ने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? सुलभ मतलब ये हो गया कि जो है जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके उसे हम सुलभ मुद्रा कहते हैं। तो किसके माध्यम से सुलभ मुद्रा बनती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है आपका जनता के पास करेंसी। जो जनता के पास करेंसी होती है वो है, बिल्कुल सही। बैंकों की मांग जमा राशि, जो बैंकों में मांग जो राशि जमा होती है वो भी है। बैंक तीसरा है बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि, बिल्कुल सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सब सुलभ मुद्रा के उदाहरण हैं जो जनता तक आसानी से पहुंचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। जितनी जो है इस पर संपत्तियां, मतलब जो पैसा होता है वो आसानी से तरलता के माध्यम, तरलता मतलब हो गया यहाँ पे आसानी से सरलतम तरीके से कैसे जनता तक पहुंचता है। तो सबसे ज्यादा आसानी से पैसा कौन पहुंचता है और सबसे कम कठिनाई से कौन पहुंचता है, इसको एक क्रम में, घटते क्रम में सजाना है। तो यहाँ तरलता का मतलब हो जाएगा आसानी से पैसा की उपलब्धता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आसानी से पैसा करेंसी के रूप में होता है, जो नंबर 4 है। ठीक है, फिर जो है कौन सा होगा? इसके बाद होगा बैंकों के पास मांग जमा, जो बैंकों के पास जमा पैसा होता है वो होगा। फिर इसके बाद जो है बैंकों के पास बचत जमा हो जाएगा और अंतिम में बैंकों के पास जो है सर्वाधिक जमा जो अपने पास रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो है करेंसी है जिसमें तरलता होती है, जो आसानी से खर्च की जा सकती है, जो जनता के पास सबसे सुलभ तरीके से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित करने का सबसे जो सटीक परिभाषा है जो बृहद मुद्रा और आरक्षित मुद्रा, जो बृहद मुद्रा, ठीक है, और आरक्षित मुद्रा को हम मुद्रा गुणक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका काली मुद्रा क्या होती है? काली मुद्रा किसे कहते हैं? तो मुद्रा के अलग अलग प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी किसे कहते हैं? या अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता। तो जिस पर आयकर नहीं देते हैं उसे हम ब्लैक मनी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? विमुद्रीकरण का मतलब होता है जब हम मुद्रा के करेंसी को रोक देते हैं और फिर नई मुद्रा चालू करते हैं, उसे हम जो है विमुद्रीकरण कहते हैं। तो उसमें कौन सा उद्देश्य नहीं था?
पहला है आपका अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, बिल्कुल सही। सव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग करना, बिल्कुल सही। कर आधार को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना, यह इसका उद्देश्य नहीं होता है विमुद्रीकरण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। मतलब ये हुआ कि भारत में पहली बार कागज वाली मुद्रा कब लाई गई थी, तो 1862 में लाई गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर। तो भारत में जब मुद्रा के नोटों का निर्गमन होता है, निर्गमन मतलब होता है छापना, जब नोटों का निर्गमन मतलब अर्थात नोट छापे जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, तो उसके लिए कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है, कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है, उसे कहते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं, जिसमें हम 200 करोड़ रुपए को रखते हैं। उन 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ रुपए का नगद होता है और 85 करोड़ रुपए का जो हम क्या रखते हैं, प्रतिभूतियां रखते हैं, या उसमें हम सोना 115 करोड़ का सोना रखते हैं, बाकी हम प्रतिभूतियों को रखते हैं। तो 200 करोड़ मिनिमम पैसा रख करके तब हम नोट छापते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसी प्रणाली के आधार पर भारत में नोटों की छपाई की जाती है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है। तो याद रखना, जो है जब नोटों की छपाई होती है रिजर्व बैंक के द्वारा, तो किसके बदले नोटों की छपाई करता है, तो न्यूनतम प्रणाली के आधार पर करता है, न्यूनतम जो मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो याद रखना, उसमें स्वर्ण शामिल होता है 115 करोड़ रुपए का। ठीक है, विदेशी प्रतिभूति को शामिल करते हैं जो होते हैं, और भारत सरकार की प्रतिभूति को शामिल करते हैं, गारंटी होती है इसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ये सब मिला करके तब जो है नोटों का निर्गमन अर्थात नोटों की छपाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। भारत में सिक्का जारी कौन करता है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो भारत में सिक्का जारी करने का काम किसका है, वित्त मंत्रालय का है। तो वित्त मंत्रालय ही जो है भारत में सिक्कों को जारी करता है, रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट आपका भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है कहाँ पर। तो भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ की जाती है, 4 जगह पे सिक्कों की ढलाई होती है। कहाँ पर, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। ये 4 स्थानों पे सिक्कों की ढलाई होती है। तो ये बात याद रखना, पहले 3 स्थान थे लेकिन अब 4 स्थान हो गए हैं, नोएडा भी जोड़ दिया गया है। तो 4 स्थानों पे सिक्कों की ढलाई भारत में होती है वर्तमान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है, उस ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रास्फीति के बढ़ने का कारण क्या होता है। ठीक है, और मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है ये भी हमें जानना है। लेकिन सबसे पहले जानना है मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का कारण यह है वस्तुओं का मूल्य बढ़ना और मुद्रा का मूल्य गिर जाना। मुद्रा का मूल्य कब गिरेगा, अगर मान लीजिए सबके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में आ जाए तो मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा व्यक्ति की नज़र में, और जब व्यक्ति की नज़र में मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा वस्तुओं का क्या करेंगे, क्रय करेंगे, ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, और जब ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे तो वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है महंगाई तेजी से आ जाएगी। तो मुद्रास्फीति के कारण ही महंगाई आती है, क्योंकि मुद्रा का जो है पर्याप्त बाजार में पैसा आ जाता है, लोगों के पास पैसा होने से मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग खरीदते ज़्यादा हैं। और क्योंकि उत्पादन तो अपनी स्पीड से होता है लेकिन लोग खरीदेंगे ज़्यादा स्पीड से, तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। तो याद रखना, मुद्रा स्फीति में सबसे याद रखना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, और जब बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, वहाँ मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, लोगों के वैल्यू मुद्रा के सामने मतलब लोगों के सामने मुद्रा का वैल्यू कम हो जाएगा, और जब मुद्रा का वैल्यू कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे, तो जिससे वस्तुओं के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन होती है मुद्रा स्फीति के कारण, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति का जो प्रभाव होता है वो किस पे धनात्मक होता है और किस पे ऋणात्मक होता है। तो याद रखना, जो मुद्रास्फीति अगर बढ़ गई तो लाभ किसको होगा, तो ऋणी को लाभ हो जाएगा, जो ऋण लेता है उसको तो लाभ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो ऋण देता है उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो यहाँ लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ किसको होगा, ऋणी को लाभ हो जाएगा। अब आप इस लिस्ट को देखिएगा,
मुद्रास्फीति का प्रभाव दिखाया गया है। लाभ पाने वाला वर्ग कौन है और हानि पाने वाला वर्ग कौन है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाभ पाने वर्ग में व्यापारी, उत्पादक, आयात बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा, कृषक को लाभ होगा, ऋणी को लाभ होगा, उत्पादन को लाभ होगा, सार्वजनिक व्यय बढ़ जाएगा और परिवर्तनशील आय समूह को लाभ हो जाएगा। लेकिन नुकसान किसको होगा, उपभोक्ता को, ऋणदाता को, जो ऋण देने वाला होगा उसको, साहूकार को नुकसान हो जाएगा, लेकिन जो ऋण पाने वाला है उसे लाभ हो जाएगा। जो पेंशन पाते हैं उनको नुकसान होगा, निर्यात घट जाएगा, स्थिर आय वर्ग को नुकसान होगा, सार्वजनिक बचत कम हो जाएगी, लोग ज़्यादा पैसा खाएंगे तो बचत कम होगी, बचत खाता अकाउंट रखने वालों को नुकसान हो जाएगा जो सेविंग अकाउंट रखते हैं, और साहूकारों को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है सही कथन की पहचान करनी है। इसमें सही कथन कौन सा है इसको हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, पहला है आपका जो है, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, तो मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ मिलता है, ये बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, फायदा नहीं होगा, उनको नुकसान हो जाएगा क्योंकि उनके पास फिक्स अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो स्थिर आय वर्ग वाले हैं उनको नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन है जो सही है। पहला है आपका, मुद्रास्फीति बंधपत्र धारक को लाभ पहुंचाती है, गलत हो जाएगा। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋणी को लाभ पहुंचाती है मुद्रास्फीति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। अगर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहती है तो याद रखना मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है। तो भारत में मुद्रास्फीति की जो माप करते हैं हम 3 आधार पर करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे और श्रमिकों द्वारा जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पे, तीनों आधार पे करते हैं मुद्रास्फीति की माप करते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है कैसे। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापते हैं थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, क्योंकि जो ऊपर के तीनों सूचकांक दिए उसमें ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा सूचकांक है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, मजदूरी की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसी के द्वारा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की हेतु का प्रयोग करते हैं और उन्हें पैसा अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है। जो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, दीपावली के समय, होली के समय मिलता है, तो महंगाई भत्ता का निर्धारण क्या होता है। तो याद रखना इसका निर्धारण होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर ही, और उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर पता चल जाता है कि कितना डिमांड बढ़ रही है, कितना लोग ज़्यादा खा रहे हैं, उसी आधार पर महंगाई भत्ता मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये संस्थान या कार्यालय जारी करता है। तो याद रखना थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है। तो याद रखना इसका आंसर बी हो जाएगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा ही जो है थोक मूल्य सूचकांक जारी होता है। ये भी क्वेश्चन लगभग 10 बार से लगभग 15 बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है। तो याद रखना जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें सबसे अधिक भार, मतलब सबसे अधिक इंपॉर्टेंस किसका है, विनिर्मित उत्पाद का। विनिर्मित उत्पाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोक मूल्य सूचकांक में, बाकी सबको शामिल किया करते हैं, लेकिन सबसे अधिक वेटेज किसका है, तो विनिर्मित उत्पादों का है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है कैसे। तो उत्पादन कीमत सूचकांक कैसे मापा जाता है, तो उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन से। तो याद रखना जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उनके औसत परिवर्तन से हम उत्पादक कीमत सूचकांक को मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका, निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के लिए हम किसका उपयोग नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा उपाय नहीं है पहले ये जान लेते हैं। तो ब्याज दर को कम करना। ब्याज दर को कम करने से मुद्रास्फीति के नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वस्तुओं की रसनिंग करना, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करना, मांग पर नियंत्रण करना, इससे हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। आप जरा इस लिस्ट को देखिएगा, इसमें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय बताए गए हैं। एक तरफ राजकोषीय उपाय, सरकारी प्रयास बताए गए हैं, एक तरफ मौद्रिक उपाय बताए गए हैं। तो राजकोषीय उपाय में क्या है, करारोपण में वृद्धि करना, मतलब टैक्स बढ़ा देना, सार्वजनिक व्यय में कमी करना, ऋणों में वृद्धि करना, प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा, आयात में वृद्धि करके। लेकिन अब हम जो है बैंकों द्वारा, आरबीआई कैसे करती है, मौद्रिक उपाय द्वारा, जैसे सीआरआर को में वृद्धि करके, एसएलआर में वृद्धि करके, रेपो रेट में वृद्धि करके, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करके, बैंक दर में वृद्धि करके हम पैसे को खींच लेते हैं मार्केट से। तो पैसा जब मार्केट में रहेगा ही नहीं तो महंगाई बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि लोग खाएंगे ही नहीं, उनके पास पैसा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ब्याज दर को कम करने से कोई मतलब यहाँ पर मुद्रास्फीति से नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस लिस्ट को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है क्या कहते हैं, उपयुक्त में से किन को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों में से माना जाता है। मतलब यह हुआ, वित्तीय समावेशन का मतलब यह हुआ कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए सरकार क्या उपाय करती है। पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बिल्कुल सही है। तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो बहुत सारी शाखाएं खुलेंगी गांव-गांव में, उससे जनता तक जो वित्तीय सेवाएं आसानी से पहुंचेगी। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। जिस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए तो उससे लोग जो है बैंकों से जुड़ गए और बैंक शाखाओं द्वारा गाँव को अपनाना, ये भी कारण है। गाँव में बैंक शाखाएं खुलने लगी, लोग बैंकों से जुड़ने लगे, तो तीनों कारण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है।